देखो, बिहार का पिछड़ने का कारण जो रहा है वो 90s का जो समय था वो ज़्यादातर हम इस पे ले सकते हैं कि बिहार 90s के समय में काफ़ी हद तक वहीं से पिछड़ना स्टार्ट हुआ। और 90s का समय जो जंगल राज कह लो या नरसंहार का एक दौर कह लो, तुम ये भी कह सकते हो कि पिछड़े और जो अपर कास्ट जातियाँ थी उनके बीच का संघर्ष कह लो। शायद 90s का ही समय जो रहा उसके वजह से, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में तुम देखते होगे कि जातीय जो घोड़ा पे चढ़ जाना, दलितों का मतलब घोड़े पे चढ़ जाने से अपर कास्ट का प्रॉब्लम होना, और बड़ी छोटी जातियाँ जैसे कि होता रहता है उत्तर प्रदेश राजस्थान में अक्सर ये देखने को मिलता है, लेकिन बिहार में वो चीज़ नहीं दिखाई देता है। तो शायद 90s का एक दौर ये भी कह सकते हो कि एक मेरिट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हम ये देखें कि बिहार जो 90s के समय से बिछड़ना स्टार्ट हुआ, तो उस दौर में ऐसा क्या हुआ जो कि बिहार बिछड़ना स्टार्ट हुआ। आज उन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब तुम थंबनेल देखे हो तो समझ सकते हो कि मैं किस मुद्दे पर और किस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि उस व्यक्ति को तुम भारतीय राजनीति से हटा दो या कुछ समय के लिए भूल जाओ तो हमको लग रहा है कि भारतीय राजनीति उदासीन हो जाएगी और किसी तरह का कोई बात करने का ये नहीं बन पाएगा, वो सब व्यक्ति ही नहीं मिल पाएगा, वैसे व्यक्तित्व तो ही नहीं मिल पाएगा कि जिस पे तुम बात कर पाओ। तो 90s का समय ऐसा क्या रहा, वहीं आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, तुम ये कह सकते हो कि 1990 से लेकर 2005 तक कि जो दौर रहा वो जंगल राज के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। खास करके लालू प्रसाद यादव के विरोधियों द्वारा एक ऐसा मुहावरा तैयार किया गया था जो उस समय के दौरान बिहार में बढ़ते अपराध के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। जंगल राज जो है, ये शब्दावली जो है लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी के जो कार्यकाल रहा उसको इंगित करने के लिए खास करके उनको विरोधियों द्वारा किया जाता है। इस शासन काल में बिहार में अपराध जो था वो दर बदर रोज वृद्धि कर रहा था। जैसे मान लो तुम अपहरण, हत्या, डकैती और संगठित जो अपराध था वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हो चुकी थी। अपराधियों को राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण प्राप्त था। अपहरण तो उस समय इतना आम हो चुका था कि इसको अपहरण उद्योग कहा जाने लगा था उसके दौर में, बिहार के दौर में, और अदर स्टेटों में इसको अपहरण उद्योग के नाम से जाना लगा था। अपहरण को लेकर के कई अपराधी सरेआम अपराध करते थे और संगठित अपराध को अंजाम देते थे। न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई लगभग यहाँ पे बिहार में उदासीन हो चुकी थी 90s के समय में। इस पर राजनेताओं का अपना दबदबा बन चुका था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिसिया जो तंत्र था वो बिल्कुल विफल हो चुका था। इस दौर में बिहार हर मोर्चे पर पिछड़ता चला गया, चाहे वह कह लो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में बिहार तो खास करके किसी प्रकार का कोई सुधार ही नहीं हुआ उस समय में। इसके विपरीत तुम यह कह सकते हो कि राज्य में अराजकता की स्थिति बन गई। यहाँ आम जनमानस खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था। लालू यादव जातीय राजनीति का सहारा लिए खुद को मंडल मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया और उनकी नीतियां जो है पिछड़ी और दलित जातियों को सशक्त तो जरूर बनाई, लेकिन उसके साथ ही जातीय ध्रुवीकरण और संघर्ष भी बढ़ा, नरसंहार भी बढ़ा। और ये जो नरसंहार था उस समय के दौर में चरम सीमा पर था। देश दुनिया में बिहार की छवि खराब हुई, जिससे बिहार में निवेशकों का आना बंद हो गया। निवेशक आकर के यहाँ निवेश करने में कतराने लगे, जिससे बिहार जो है आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन पिछड़ता चला गया। देखो, सबसे पहले चारा घोटाला 1990 के दशक में पकड़ में आया, जब बिहार के तत्कालीन गायक टीएन चतुर्वेदी और उनकी टीम ने बिहार के पशुपालन विभाग के खर्चे को ऑडिट किया और पाया गया कि भारी मात्रा में सरकारी धन का गलत तरीके से निष्कासन किया गया है, गलत तरीके से उसका उपयोग किया गया है। टीएन चतुर्वेदी के रिपोर्ट के बाद बिहार पुलिस जांच में जुटी और विभिन्न जिलों से 38 जिला, जिसमें कह लो कि विभिन्न जिलों से दर्जनों एफआईआर दर्ज किए गए। सबसे पहले इसका जो एफआईआर मिलता है जनवरी 1996 में किया गया, जिसमें रांची ट्रेजरी से अवैध निकासी किया गया था, अवैध
सरकारी पैसा निकाला गया था। लेकिन इस मामले की जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी थी, तुम समझ सकते हो क्योंकि उस समय का जो राजनेता थे और उनका आधिकारिक उन पर दबाव था, इसके वजह से इसकी प्रक्रिया जो थी बहुत धीमी चल रही थी, जिसमें पटना हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः हस्तक्षेप किया और इस मामले को सीबीआई के हाथों में हैंडओवर कर दिया। सीबीआई के जांच के बाद कई उच्च स्तरीय नेता इसमें संलिप्त पाए गए, कई उच्च स्तरीय अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए, जिसमें से तुम यह कह सकते हो कि उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव भी थे। उनके साथ साथ जगन्नाथ मिश्रा भी थे, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो भी दोषी पाए गए। साधु यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार हैं, ये भी दोषी पाए गए थे। और जो पशुपालक विभाग के उस समय के अधिकारी थे उच्च स्तरीय, उसमें से मैं कुछ नाम रखना चाहूँगा। हरदेश प्रसाद थे, राजेंद्र यादव थे, फैज अहमद थे, केशव प्रसाद थे। उसमें से तुम ये भी कह सकते हो कि शिवानंद तिवारी भी उस समय थे, लेकिन इनको इस मामले से मुक्त कर दिया गया था। ध्रुव भगत, जो कि पूर्व में झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और देखो, तुम ये कह सकते हो कि इस घोटाले की प्रक्रिया जो रही कैसे रही, तो एक एक पॉइंट करके हम देखो इस पर समझ सकते हैं कि पहली जो प्रक्रिया हो सकती है नकली बिल और दस्तावेज का था। पशुपालक अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में नकली बिल और वाउचर तैयार किया गया था और बिल में यह दिखाया गया था कि चारा, दवा, पशुओं के लिए चारा, दवा और उपकरण, तमाम चीज़ें की इक्विपमेंट खरीदा गया है, जो कि कभी खरीदा ही नहीं गया था। फर्जी आपूर्तिकर्ता कह सकते हो दूसर का, जिन आपूर्तिकर्ता के नाम पे बिल पास किया गया था, बिल को निकाला गया था, धन निष्कासन किया गया था, वो वास्तव में कहीं पे बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तीसरा का यह कह सकते हो कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो था यह भी चरम पे था। मतलब कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि घोटाले को छिपाने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी जो थे एक दूसरे के सांठगांठ बनाए हुए थे और सालों तक इस घोटाले को छुपाए रखे। चौथा नंबर मैं कह सकता हूं कि भारी मात्रा में धन का निष्कासन किया गया था। उस समय यह कह सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा उस समय का जो घोटाला था वो था, जिसमें ये समझ लो कि बिहार उस समय, बिहार और झारखंड एक प्रांत हुआ करते थे। उसमें पटना था, रांची था जो कि अब झारखंड हो चुका है, दुमका था जो कि अब भी झारखंड हो चुका है, चारबासा था झारखंड में है ये भी, गुमला जो कि ये भी झारखंड में है, साहिबगंज ये भी झारखंड में है, हजारीबाग ये भी झारखंड में है। इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में चारा घोटाला का मामला सामने आया था। अब तुम मुझसे ये भी कह सकते हो कि लालू प्रसाद यादव जब इतना 900 करोड़ की घोटाला किए तो इनके ऊपर कार्रवाई क्या किया गया। तो 2013 में जब सीबीआई इनको रिपोर्ट दिया पटना हाईकोर्ट को, जब दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव 2013 में, तो इनको आजीवन रूप से राजनीतिक में अयोग्य घोषित कर दिया। देखो, तुम लालू यादव के समर्थक हो तो हम पे कह सकते हो कि क्या केवल लालू प्रसाद यादव की राज्य में, या यह कह लो कि उनके जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में क्या केवल भ्रष्टाचार और अपराधी हुआ था? तो नहीं, लालू प्रसाद यादव ने, जो करीबों और मंडल मसीहा के तौर पे इनको जब जाना जाता है, तो चीज़ें बहुत हद तक बिहार के लिए किए हैं और अल्पसंख्यकों के लिए जो किए हैं और पिछड़ी जातियों के लिए जो किए हैं वो काफ़ी सराहनीय रहा है। रेलवे में जो किए हैं वो काफ़ी सराहनीय रहा है। तो इस सब चीज़ों पे यदि हम लोग बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर कभी यदि हो जाएगा तो हम लोग लालू प्रसाद यादव का ज़िंदगी का जो मतलब कि बिहार के लिए जो किए हैं उस चीज़ को हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो पसंद आती हो तो या आई हो तो उसको आगे शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चूँकि तुमको यहाँ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों का मेहनत लगता है और शूट करने में और एडिट करने में टाइम लगता है, तो हम लोगों को मेहनत लगता है। यदि तुमको हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को वीडियो को आगे शेयर कर देना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।